हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा फिगर के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो आप स्काई में देख पा रहे हैं क्राइस्ट, एंजल्स और सेंट्स और दूसरे गॉड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि नीचे देख रहे हैं। आगे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक लॉन्ग ट्रेन बनाकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में आप टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट देख रहे हैं, दूसरे हाथ में आप चार्टर देख पा रहे हैं जिसमें कि लोगों के अधिकार के बारे में लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, जबकि कुछ लोग अभी पीछे हैं, उनके हाथ में अपना एक फ्लैग है। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने कुछ चीज़ें टूटी बिखरी हुई पड़ी हैं जो कि मोनार्क फॉर्म को सिंबलाइज करती हैं, बताती हैं कि जो राजा महाराजा थे उनका शासन अब खत्म हो चुका है और टूट के बिखर चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़नी है। In 1848, Frederic Soriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualize his dream of the world made up of democratic and social republic, as he called them. तो देखिए यहाँ पर ये जो अभी हमने फिगर देखी है, ये है बात फेडरिक सोरियो के द्वारा बनाई गई एक प्रिंट की है, जो उन्होंने 4 उसके प्रिंट निकाले, एक सीरीज के 4 प्रिंट निकाले और ये 1848 की बात है, जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम को, अपने सपने को दर्शाया है इन सभी फिगर के माध्यम से। तो देखिए वो क्या चाहते हैं, उन्होंने ऐसा सपना देखा कि जो देश है ना वो रिपब्लिक हो, डेमोक्रेटिक हो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उस प्रिंट में दिखाई हैं। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज, जो सीरीज का पहला प्रिंट है, shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social class, marching in a long train। तो आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने फिगर में अभी देखा था कि जो पहला प्रिंट है उस सीरीज का, उसमें लोग यूरोप के, अमेरिका के मैन, वुमेन और सभी एज के लोग, सभी क्लास से जुड़े हुए लोग जो है एक लंबी ट्रेन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास इट। और जैसे वो उसके पास से गुजर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी से, तो वो उसे सम्मान दे रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो आर्टिस्ट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय के, उन्होंने जो लिबर्टी थी उसे एक फीमेल की फिगर दी है। Here you can recognize the torch of enlightenment he bears in one hand। तो आप यहाँ पर फिगर में पहचान सकते हैं कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसने एक हाथ में टॉर्च ली हुई है, इन एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन अदर। और दूसरे हाथ में उन्होंने जो मैन है उनके जो अधिकार हैं उनका एक रिकॉर्ड बना के लिया हुआ है। ऑन द अर्थ in the foreground of the image lie the shattered remain of the symbols of absolutism institution। तो देखिए आगे जो अर्थ है उस पर, यानी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की इमेज है उसके बिल्कुल सामने कुछ चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, और वो क्या है, वो है मोनार्क फॉर्म, यानी कि राजा महाराजा का जो शासन है दिखाया गया है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और टूट के बिखर चुका है। In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes। तो देखिए ये जो सोरियो का एक विज़न था, सपना था, फैक्ट था ये, और इसमें उन्होंने क्या दिखाया है कि जो संसार के लोग होंगे ना वो एक ग्रुप में होंगे। जैसे कि हमारे पास आज सिटीजनशिप है, हम एक ग्रुप में हैं, तो वो एक ग्रुप में होंगे, उनका अपना एक कंट्री होगा और उसकी पहचान उसके झंडे से होगी, फ्लैग से होगी और उसके कॉस्ट्यूम से, ड्रेस से होगी। लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। तो देखिए हमने फिगर में देखा था कि कुछ लोग जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं। तो
तो यहाँ पर बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने अपना कंट्री जो है ऑलरेडी बना लिया है, वो जो हैं स्वतंत्र हो चुके हैं। फ्रांस identifiable by the revolutionary tricolor had just reached the statue। तो देखिए आगे बताया गया है कि फिर उसके पीछे कुछ लोग हैं, वो कौन है? जो फ्रांस है उसके लोग हैं, और वो जो है अपने हाथ में 3 रंग का झंडा लिए हुए हैं, और वो अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचे हैं, जो क्या शो करता है, विच आगे देखिए, सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी ब्रिंगिंग ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। और उनके पीछे कौन है? जर्मनी के लोग हैं, जिन्होंने ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग लिए हुए हैं। जो इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड स्टेट। तो देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस समय सोरियो ने ये इमेज बनाई, उस समय पर जर्मन जो है एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो एक अलग कंट्री नहीं था। The flag they carry is an expression of liberal hope in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under the democratic constitution। तो देखिए वो इस होप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें आज़ादी मिलेगी। 1848 की बात यहाँ पर की गई है। बहुत सारे लोग जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो चाहते हैं कि वो जो है उनका एक अलग कंट्री हो और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ द टू सिलीज़, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया। और उनके पीछे इन सभी कंट्रीज़ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। तो देखिए ये सारा सीन ऊपर हेवन में से क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स देख रहे हैं, यानी कि गॉड देख रहे हैं। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world। तो देखिए यहाँ पर इन सभी गॉड को क्यों दिखाया गया है? बताया गया है कि हमारे अंदर ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही गॉड की संतान हैं। ये दिखाने के लिए यहाँ पर इन्हें दिखाया गया है। This chapter will deal with many of the issues visualized by Soryu in figure 1। तो देखिए ये सारे जो ड्रीम के जो विजुअल सीन हैं और ये फिगर में दिखाए गए हैं, ये सारे हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe। तो देखिए 19th सेंचुरी के दौरान जो नेशनलिज्म की भावना है, यानी कि जो देशभक्ति की भावना है, वो उमड़ कर सामने आती है और काफ़ी चेंज देखने के लिए मिलता है, पॉलिटिकल चेंज देखने के लिए मिलता है, मेंटल चेंज देखने के लिए मिलता है यूरोप में। एंड द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द एमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। तो देखिए इसकी वजह से क्या होता है, ये जो चेंज हुए इनका क्या रिजल्ट रहा कि नेशन स्टेट बने। नेशन स्टेट मतलब अपना खुद का उनका कंट्री बना, और जो मोनार्क फॉर्म थी ना, राजा महाराजाओं का जो शासन था वो खत्म हो गया। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ द मॉडर्न स्टेट कहा गया है, जैसे कि आज की जो कंट्री हैं उन्हें, इन विच द सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली आइडेंटिफाइड टेरिटरी। तो देखिए जो मॉडर्न स्टेट हैं, यानी कि जो मॉडर्न कंट्री है उनकी बात की जा रही है, तो उसमें क्या हुआ कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज कर दी गई, और ये सेंट्रलाइज ऐसे कर दी गई कि एक कंट्री में ये सीमित रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट किसी दूसरे देश में इंटरफेयर करेगी, नहीं, तो वो एक टेरिटरी तक ही सीमित है। हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, और ये जो है डेवलप हो चुका है काफ़ी लंबे समय पहले से यूरोप में। बट ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर कम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री एंड डेस्केंट। तो देखिए यहाँ पर जो नेशन स्टेट बना, इसमें एक और भावना लोगों के बीच लाई गई,
सिटीजन्स के बीच में ही नहीं लाई गई, बल्कि जो रूलर्स थे यानी कि गवर्नमेंट थी उनके बीच में भी लाई गई। और क्या सेंस थी वो, कि उनकी खुद की एक पहचान होगी, और वो जो है उनका वो कहेंगे कि हमारा सभी का की जो हिस्ट्री है वो भी एक है, उनके जो पूर्वज हैं वो सब एक हैं। यानी कि यहाँ हम की भावना सामने आने लगी, जैसे सिटीजनशिप आप कह सकते हैं। दिस कॉमनेंस डिड नॉट एग्जिट फ्रॉम द इमेमोरियल। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है याद करने वाली हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बहुत स्ट्रगल से मिली है। जो लिबर्टी है वो बहुत स्ट्रगल से मिली, आप सभी जानते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मेन टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह से हुआ और किस तरह से आइडिया आया एक नेशन का। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। इम्पोर्टेंट डेट है। तो देखिए ये जो भावना है, देशभक्ति की भावना जो है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई, और डेट यहाँ पर बताई गई है 1789 की बात है यहाँ पर। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज ए फुल फ्लैग्ड territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। तो देखिए जो फ्रांस था, अभी हमने बताया, पढ़ा हमने कि वो जो है किसके कंट्रोल में था, मोनार्क फॉर्म में, यानी कि राजा महाराजा वहाँ पर शासन करते थे। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन द वेक ऑफ द French Revolution lead to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of फ्रांस सिटीजन। तो देखिए इससे क्या हुआ, ये जो चेंज हुआ, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ, इससे क्या हुआ, जो मोनार्की थी यानी कि मोनार्क फॉर्म थी, राजा महाराजाओं का जो शासन था वो बदल गया। वो किसके हाथों में आ गया, फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में आ गया। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो देखिए यहाँ पर बताया गया, ये जो रेवोल्यूशन हुआ, इससे क्या कहा, इसमें क्या हुआ कि जो लोग हैं वो अपने नेशन का यानी कि अपनी कंट्री के बारे में सोचेंगे, क्या किया जाना है, किस तरह से होना है, वो सभी किसके हाथों में आ गया, जो फ्रांस के लोग थे उनके हाथों में। यानी कि राजा महाराजाओं का पूरा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस various measure and practice that could create a sense of collective identity amongst the French people। तो देखिए बहुत सारे जो उपाय थे वो किए गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लागू की गई फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, जिससे कि लोगों में भावना, कलेक्टिविटी की, एक साथ इकट्ठा होने की भावना जो है लोगों में आने लगी। उनमें ये भावना पैदा कर दी गई कि हम सब एक हैं, हमारा जो कंट्री है वो एक है, हमारी जो सिटीजनशिप है वो एक है। तो देखिए द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री कहा गया है द फादरलैंड, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं वो सभी एक हैं। ले सिटियोन, यानी कि हम एक ही हमारी सबकी सिटीजनशिप जो है एक ही है। एम्फेसाइज द नेशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, और कहा गया कि सभी को एक जैसे अधिकार मिलेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे ना, उन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए। ठीक है, वही चीज़ें अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्री कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो देखिए जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था, यानी कि राजा महाराजाओं के द्वारा बनाया गया जो फ्लैग था, उससे रिप्लेस कर दिया गया किस में, ट्री कलर फ्लैग में। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो देखिए जो मंत्रिमंडल था वो लोगों के द्वारा चुना गया, एक्टिव लोगों के द्वारा चुना गया, जो सिटीजन थे, नागरिक थे, और उसको रीनेम कर दिया गया, नाम बदल दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, नेशनल असेंबली रख दिया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नया गीत कंपोज किया गया। ओथ टेकन एंड मार्टर्स कॉमरेटेड इन ऑल द नेम ऑफ द नेशन। तो देखिए जितने भी शहीद थे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान
दिया था उन्हें याद किया गया, शपथ ली गई। तो बहुत सारे सुधार यहाँ पर रेवोल्यूशनरीज के द्वारा किए गए। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। तो देखिए यहाँ पर क्या सेंट्रलाइज किया गया, प्रशासन आप जानते हैं, पुलिस, ये सब जो नियम कानून लागू किए जाते हैं उन्हें फॉलो करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसे लागू किया गया और सभी के लिए एक समान अधिकार बनाए गए एक कंट्री में। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर abolished एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, जो कस्टम ड्यूटीज थी यानी कि जो मतलब देश के अंदर ही ट्रेड करने पर कुछ टैक्स लगाया जाता था, तो ये सभी हटा दिए गए और जो वेट और मेज़र करने की जो यूनिट थी ना उन्हें एक रख दिया गया। पहले क्या होता था, अपनी मर्जी से कैसे भी चलता रहता था, राजा महाराजाओं का शासन था तो अपनी मर्जी से वो नियम कानून बनाते थे, वो सब हटा दिया गया, इक्वलिटी लाकर रख दी गई। तो रीजनल dialects were disgraced and France as it was spoken and written in Paris। तो देखिए यहाँ पर कहा गया जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसे जो है बढ़ाने की कोशिश की गई और डिस्क्रेज किया गया, कहा गया कि सबको एक ही लैंग्वेज बोलनी है, जैसी कि पेरिस में बोली जाती है, लिखी जाती है, उसी को सबको अपनाना है, वो ही उनकी कॉमन लैंग्वेज होगी। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe for despotism. In other words, to help other people of Europe to become nations। तो देखिए यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरीज थे ना उन्होंने बहुत सारे सुधार किए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रिफॉर्म्स वहाँ पर उन्होंने किए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने लागू किया, फ्लैग को रिप्लेस कर दिया गया, जो नेशनल असेंबली थी उसे रीनेम किया गया, तो बहुत सारे सुधार किए गए। तो जो आगे जो रेवोल्यूशनरीज थे ना उन्होंने आगे डिक्लेयर किया कि उनका क्या मिशन है। उनका मिशन है कि जैसे फ्रेंच नेशन बना है वैसे ही दूसरे यूरोप के दूसरे लोगों को भी इस राजा महाराजा के शासन से छुड़वाना है, लिबरेट कराना है और वो जो है अपना एक नेशन बना सके, अपना कंट्री बना सके। When the news of the event in French reached the different cities of Europe, जब ये जो इवेंट हो रहा था फ्रांस में, ये सारी न्यूज़ यूरोप के अलग अलग सिटीज़ तक पहुंची। स्टूडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब होता है पॉलिटिक क्लब। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जब ये न्यूज़ अलग अलग शहरों में पहुंचने लगी तो जो स्टूडेंट्स थे और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब सेट कर लिया। Their activities and campaign prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। तो उन्होंने 1790s में क्या किया, फ्रेंच आर्मीज़ को अपने किंगडम में बुलाना शुरू कर दिया, जैसे हॉलैंड में, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पर बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी मदद लेना चाहते थे, वो भी अपना अलग एक कंट्री बनाना चाहते थे। विद द आउटब्रेक of the Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। तो इस तरह से जो देशभक्ति का विचार था, भावना थी, तो इस तरह से जो रेवोल्यूशनरीज वॉर हुए वो पूरे जगह फैल गए। आगे पढ़ते हैं। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल। तो जो मतलब ये रेवोल्यूशनरीज थे, इनकी बात यहाँ पर की जा रही है, इन्हें नेपोलियन कहा जाता था। सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। तो देखिए इन्होंने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स थे वो किए और लागू किए फ्रांस में। तो वो चाहते थे कि यही सारे सुधार दूसरी जगह पर भी लागू हों। थ्रू अ रिटर्न ऑफ मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो देखिए
इसी तरह से जिस तरह से वो शासन कर रहे थे ना, तो लग रहा था जैसे कि मोनार्की फॉर्म वापस लौट आ रही है। तो इसमें तो कोई शक था ही नहीं कि उन्होंने फ्रांस में डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया था, क्योंकि वो अपना शासन वहाँ पर दिखा रहे थे, दूसरी जगह पर भी वो उसे लागू करना चाह रहे थे। बट द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। तो देखिए, लेकिन ये तो सब हो ही रहा था कि वो जो है वापस से मोनार्की फॉर्म को लेकर आ रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने सुधार किए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की अगर बात करें, तो इससे काफ़ी सुधार हुआ और जो स्थिति थी वो पहले से बेटर हुई। द सिविल कोड ऑफ 1804, तो एक उन्होंने कोड बनाया कब? 1804 में, जिसे सिविल कोड कहा जाता है, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। उसे नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। डिड अवे विद ऑल द प्रीविलेज बेस ऑन बर्थ। तो जो मतलब जो बर्थ से जो फायदे मिलते थे, यानी कि राजा महाराजा के घर में जो जन्म लेता था वो राजा महाराजा ही बनेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है अब ख़त्म हो चुकी थी। एस्टाब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो लॉ के सामने सभी को एक समान अधिकार मिलते थे। एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, और जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी थी वो सिक्योर किया गया, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या उसकी है तो उस पर उसी का अधिकार रहेगा, उसे कोई नहीं ले सकता है। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रांस कंट्रोल। तो देखिए, फ्रांस कंट्रोल में जितने भी रीजन थे तो सब जगह ये जो कोड था ये एक्सपोर्ट किया गया। इन द डच रिपब्लिक, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं डच रिपब्लिक में, जैसे स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, तो ये कोड लागू कर दिया गया। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। तो देखिए, जो नेपोलियन थे उन्होंने ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ये जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि मतलब पीजेंट को ज़मीन दे दी जाती थी राजा महाराजा के द्वारा कि तुम्हें इस पर काम करना है, इस ज़मीन को तुम्हें ही बोना है। तो ये जो पूरा सिस्टम था ये ख़त्म कर दिया और जितने भी ड्यूज़ थे ये सब हटा दिए गए। इन द टाउन टू गिल्ड होता है जो एक व्यापारिक संगठन होता है, उसके द्वारा बनाया जाता है। रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, तो ये जो व्यापार पर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उन्हें हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम में सुधार किए गए। पीजेंट्स, आर्टिशियन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, तो ये सभी लोग जो हैं, जो इन्हें नई नई आज़ादी मिली थी ना, उसे इंजॉय कर रहे थे। और इंजॉय क्यों कर रहे थे? बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, क्योंकि जो नियम कानून थे ना वो सभी को के लिए एक समान कर दिए गए थे। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेज़र, जो वेट और मेज़र की यूनिट थी उसे एक समान कर दिया गया था। एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, और मतलब एक कंट्री में एक ही तरह की करेंसी लागू कर दी गई थी, जिससे जो व्यापार था, सामान का एक्सचेंज था, यानी कि व्यापार करना एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत ही आसान हो गया था, तो वो काफ़ी खुश थे। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्क्यूर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रांस रूल वर मिक्स। तो देखिए, अगर कहीं पर पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, वहीं पर नेगेटिव इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि जैसे कि लोगों के जो विचार थे वो मिक्स दिखाई दे रहे थे, कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही थी, कुछ को बुरी लग रही थी। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल, यहाँ पर नाम दिए गए हैं कुछ कंट्रीज़ के। तो इन्होंने पहले क्या किया, जो फ्रेंच आर्मीज़ थी ना उन्हें वेलकम किया, क्योंकि वो क्या लेकर आए थे, लिबर्टी लेकर आए थे, उन्होंने आज़ादी दिलवाई थी। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून रिटर्न इन हॉस्टिलिटी, लेकिन ये जो पूरा काम था ना, यानी कि वो पहले तो उन्हें अच्छा लगा, बाद में ये शत्रुता में बदल गया। इट बिकेम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स
डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। और लोगों को क्या लगने लगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया है ना, इस वजह से उनकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो कम हो रही है। इंक्रीज टैक्सेशन, और जो टैक्स था वो बढ़ रहा था। सेंसरशिप, यानी कि वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ या गवर्नमेंट के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते थे, खुलकर आवाज़ नहीं उठा सकते थे। फोर्स्ड conscriptions into the French armies required to conquer the rest of Europe। तो देखिए, जो फ्रेंच आर्मीज थी उनके द्वारा क्या किया जा रहा था, लोगों को जबरन आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, क्योंकि वो यूरोप का जो रेस्ट यानी कि बचा हुआ जो पार्ट था उसे जीतना चाहते थे। ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। तो देखिए, यहाँ पर जो एडवांटेजेस हो रहे थे ना, मिले थे, वो इनकी वजह से ये जो सारे अभी हमने पढ़े कि लोगों को लग रहा था फ्रीडम नहीं मिल रही है, टैक्स बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो एडवांटेज लोगों को मिले ना, वो कम होते नजर आ रहे थे, वो डिसएडवांटेजेस में बदल रहे थे। तो इस तरह से हमने अपना पहला टॉपिक कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।